हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम यहाँ पर क्या लेकर आ गए हैं? हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी, हमारा केवीएस का सफलता बैच चल रहा है, जिसका उद्देश्य है अब की बार केवीएस पार करना। तो इस बार केवीएस के एग्जाम में फर्स्ट पार्ट में हिंदी 10 मार्क्स की आ रही है और पार्ट 2 में हिंदी 20 मार्क्स की आ रही है और दोनों के ही सिलेबस साइट पर दिए गए हैं। तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमने 2 पार्ट बना लिए हिंदी के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम 10 क्वेश्चन कराएँगे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और सेकंड पार्ट में हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे कराएँगे आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपको तैयारी में बूस्ट अप मिल सके और आपको पता चल सके कि भई हाँ, कुछ किस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे हैं इन एग्ज़ाम्स में और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को बेस में रखकर और ये जो सिलेबस है उसको बेस में रखकर आपके लिए बनाए गए हैं। तो टोटल 30 मार्क्स है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले ही बोल देते हैं आपको। देखिए पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन-सा है? मतलब विलोम शब्द कौन-सा है? अवनी का। तो अवनी किसका आपको पता है अवनी का मतलब क्या होता है? बताइए, पृथ्वी होता है, ठीक है? अवनी पर्यायवाची है पृथ्वी का। तो अब आप हमको बताइए कि अवनी का विलोम शब्द क्या है? आप जानते होंगे, अपने मन-मन में आंसर देते चलिए। बिल्कुल अमन है, चक्षु है, अग्नि है या अंबर है? बताइए। बिल्कुल सही आपने बताया, अंबर है अवनी का विरुद्धार्थी या विलोम शब्द, ठीक है? आगे चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल अपने मन में ये मत लेके बैठिएगा कि आप पूछें या ना पूछें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। कोई भी कन्फ्यूज़न लेके वहाँ पर मत जाइएगा, ठीक है? अतिथि का पर्यायवाची क्या है? आप बताएँगे। बिल्कुल आपको देख के ही पता चल गया है, मुझे पता है। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या आजन? बताइए। बिल्कुल सही, आगंतुक है, ठीक है? और जो अतिथि है उसके पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं, पाहुन, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत और भी होते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल के कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके सही शब्द मतलब उसके लिए क्या सही शब्द यूज़ किया जाएगा? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रमाणिक? देखिए बहुत ही नियर बाई हैं सारे वर्ड, तो अब आपको बताना पड़ेगा इसका क्या आंसर है, फिर और तीनों के भी अर्थ बता देंगे जो इसके अर्थ से मेल मतलब अलग है। बताइए। बिल्कुल सही, अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो है अप्रमेय। अब देख लिए, जो प्रमाणित ना हो वो होता है अप्रमाणित, ठीक है? और जिसका कोई प्रमाण ना हो वो क्या होता है? अप्रमाणिक, ठीक है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय में कौन-सी संधि है? तो पुस्तकालय का पहले आप संधि विच्छेद कर लीजिए, पुस्तक प्लस आलय होता है। यहाँ पे पहले ही आपके लिए आंसर लगा दिया गया है। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, दीर्घ दीर्घ संधि क्या होती है या फिर दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? इस संधि में जो दीर्घ स्वर जो होता है और जैसे ए, ई, उ के बाद समान स्वर वाली हर्ष या दीर्घ संधि ए, ई, उ आए तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी पहचान होती है। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। कुछ इस तरीके से ही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वीडियो है, कंसेप्ट वीडियो नहीं है। फिर भी हमें कुछ लगता है तो हम बताते हुए चलते हैं। बट आप जाके देख ज़रूर लीजिए, कभी कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन-सा समास है? तो बताइए, कौन-सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अव्ययीभाव समास है? तो बताइए। सबसे पहले आपको हमने पहले ही बता दिया था, आपको संधि, अलंकार और समास बिल्कुल ढंग से कर लेने हैं। अगर आपने नहीं किए हैं अभी भी तो जाके कर लीजिए ज़रा। तो इसमें आपको पता चल गया होगा गंगा का तट, तो क्या है ये? तत्पुरुष समास है, ठीक है? तत्पुरुष समास के भी कई प्रकार होते हैं, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये कर्म तत्पुरुष, ये सब आपको पता होगा। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि तत्पुरुष समास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, देश रक्षा।
देश की रक्षा। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले सारे समास को बस एक बार गो थ्रू होके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी है और आपने पढ़ भी लिए होंगे। अब आप शिक्षक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बट अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। आजकल के बच्चे माता-पिता की आँखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। 1 मिनट, में धूल लिखना रह गया है, तो धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ क्या है? मतलब ये जो रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ क्या है झोंकने का? तो बताइए। धोखा देना, उपद्रव करना, मान ना देना, घमंड दिखाना। तो बिल्कुल सही, धोखा देना होगा झोंकने का अर्थ, ठीक है? इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। आगे देखते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन-सा है? बताइएगा। दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। अब आपको बताना है इस शब्द में पुल्लिंग शब्द कौन-सा होगा, ठीक है? अब बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। जो रेखांकित नहीं, जो दिए गए ऑप्शन हैं, उसमें बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, जैसे दया है, तो इससे क्या भाव आपको आ रहा है? स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। निर्धनता में भी आपको लग रहा है, ठीक है? तो नाम को आप बोल के देख लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, जिसमें आपको मतलब लगे कि ये स्त्रीलिंग टाइप का आपको वर्ड लग रहा है, क्योंकि इसका पहचान करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। फिर भी आपको बता देते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं में अंत में पा, आव, पन, वा, ना होता है, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है और दया, निर्धनता, दुर्घटना स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा मतलब आपको आता होगा, ऐसा नहीं है। जिनको अगर बाय चांस कन्फ्यूजन है, उनके लिए है, वो भी समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। माता-पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या संज्ञा है? आप बताइए। बिल्कुल सही आपने सोचा। के लिए क्या है? एक परसर्ग है, ठीक है? परसर्ग आप जान लीजिए क्या होते हैं। देखिए, संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है। आपको वैसे भी देख के पता चल रहा है, ऑड वन आउट अगर करेंगे तो परसर्ग इसका आंसर आएगा। तो परसर्ग क्या होते हैं? वो अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं और कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को प्रसर्ग कहा जाता है। जैसे को, ने, के लिए, में इत्यादि शब्द जो हैं वो क्या है? हमारे परसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, बाकी संज्ञा सर्वनाम आपको पता ही है क्या होता है। आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। इस रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। तो बताना है उच्छृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्छृंखलता, उच्छृंखलता। तो इसमें कौन सा वर्ड इसका शुद्ध है? तो इसमें वर्तनी में अशुद्धि है लिखने में, तो इसका आंसर क्या होगा? उच्छृंखलता। ठीक है? तो उच्छृंखलता का मतलब क्या होता है? मनमानी करने वाला। ठीक है? तो इस तरीके के कुछ-कुछ वर्ड आ जाते हैं जो कि थोड़े से अजीब से होते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें अपनी मेहनत करनी है और मेहनत के बल पे सब कुछ सही करना है। देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद आज आएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, या चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। वेरी गुड। तो आप बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? हम्म, बिल्कुल सही। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं गलत है। वह शायद से आ जाएगा। नहीं, ये गलत है। चाकू से बच्चों को काटकर, भाई बच्चों को काटकर फल नहीं देना है, चाकू से फल काट के बच्चों को देना है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमने बनाए हैं पार्ट फर्स्ट के लिए, जो आपका 10 मार्क्स का कवर करेगा, जो कि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाए हैं। और भी अभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, पहले भी पोस्ट किए हैं, तो आपको थोड़ी-सी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको कराना चाहिए, तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ कराने की।
देखिए, अब हम आते हैं पार्ट 2 की हिंदी पे, जो कि 20 मार्क्स की आएगी। जो हमने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इनको ध्यान में रखा गया है। तो बताइए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? बताइए। बिल्कुल सही। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपको पता भी होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल के कंटेंट अगर किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? बिल्कुल आप 1 मिनट में देख के बता देंगे। गंगा है, पुराना है, नीला है, मोटा है। बताइए क्या है संज्ञा शब्द? बिल्कुल सही, गंगा। संज्ञा आपको पता होगा, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपकी 5 तरीके की संज्ञा आ जाती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो ये सब संज्ञा आ जाती हैं। पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों से अगर नहीं पढ़े रहते तो कभी-कभी कन्फ्यूजन सा हो जाता है माइंड में एग्जाम में जाकर। बस एक बार गो थ्रू हो लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं बहुत दिनों का टाइम है और आप भूल जाएंगे। अभी भी अगर एक बार आप गो थ्रू हो लेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो सकता है कि रहे कि कोई कन्फ्यूजन भी हुआ होगा तो वो भी ना हुआ। देखिए, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ठीक है, अब आपको बताना है निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या उत्तम पुरुष है या निजवाचक है, आपको बताना है। और आपको ये सब कर भी लेना है। उत्तम पुरुष, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, इन सब में क्या अंतर है, आपको ये सब करके भी जाना होगा एग्जाम में। ठीक है, अब बताइए। बिल्कुल सही आपने बताया, इसका आंसर है संबंधवाचक। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान किया है जो, सो, जिसने, जिसके। तो इस तरीके से आपको इसकी पहचान हो सकती है। आगे चलते हैं, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो पहले तो अपादान क्या होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अपादान कारक जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से सहायता द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, काके की, ये सब आपको मैंने पहले ही बताया था, वो आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आपका तत्पुरुष समास भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसमें बताना है किसी से, किन से, किन्हीं से, किन को। ठीक है, तो अपादान से अलग होने के लिए, मतलब अलग होने के भाव में अपादान का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका बहुवचन रूप होगा, आप मुझे सोच के बताइए 1 मिनट में। हाँ, बिल्कुल सही, किन्हीं से होगा। बिल्कुल आपको पता भी चल रहा है कि ये बहुवचन किन्हीं से, तो आपको साउंड में ही और ये क्यों होगा, ये उसका रूल होता है, तो ये आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन-सा शब्द विशेषण है? ये जो वाक्य है, इसमें कौन-सा शब्द विशेषण है आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, अर्चना सुंदर, अत्यंत, बिल्कुल सही। सुंदर इसका आंसर होगा। पता है विशेषण जो क्या होता है, वो जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं संज्ञा की। तो इसमें अर्चना की विशेषता क्या है, वो सुंदर है। तो बस इसका आंसर है सुंदर। आगे देखते हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। जो ये रेखांकित पद है अत्यंत, तो इसका भेद बताना है कि ये विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेषण, विशेष्य विशेषण है या सविशेषण है। आप बताइए क्या है इसका आंसर। हाँ, बिल्कुल सही, ये है प्रविशेषण। ठीक है, जान लीजिए प्रविशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। यह अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है, और सुंदर, सॉरी, सुंदर विशेषण है और वो विशेषता बता रहा है। तो ध्यान कर लीजिए भाई, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण, सविशेषण, ये सब क्या होता है
आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। अब देखिए, स्वर छोटा ए और बड़ा ए इसको उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आपको एक जैसा ही लगेगा अभी। तो उच्चारण स्थान कौन सा है इसका, या फिर उच्चारण स्थान कौन सा है जो आपने सुना होगा, कंठोज, दंतोष, कंठ, तालव्य, सभी के उच्चारण के स्थान होते हैं जो हम अपने मुंह से करते हैं। आपको पता होगा मुख द्वारा जो होते हैं। तो अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। हम्म तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। कंठोष्ठ होगा, दंतोष्ठ होगा, कंठ तालव्य होगा, या ओष्ठ होगा, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा? कंठ तालव्य। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है, या जीभ जो होती है मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, उन्हीं स्थानों के वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे स्वर छोटा ए और बड़े ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ठीक है। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। ठीक है। सामर्थ्य सूचक, निश्चार्थ, बाध्यता सूचक, इच्छार्थ। मतलब कुछ तरीके का भाव या किस तरीके की इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें सामर्थ्य बता रहा है, या निश्चयता बता रहा है, या बाध्यता हो रही है, या फिर उनकी इच्छा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर है सामर्थ्य सूचक। इसमें सामर्थ्यता बताई जा रही है कि हाँ भाई, अब आप चल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। ठीक है। बाध्यता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। ठीक है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, बताइए। चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। आप बताइए कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, जगाना। ठीक है। जगाना इसका आंसर होगा। प्रेरणार्थक क्रिया जगाना होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना, वाना, जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। ठीक है। समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक शब्द का आपको मीनिंग पता है क्या होता है? ठीक है। तो आप तो देखते ही आंसर बता देंगे। इसका आंसर क्या है? सात्विक है तामसिक का। ठीक है। आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी बार केवीएस पार करके आइए अपनी मेहनत के बल पे। उचित विलोम शब्द का चयन करना है। अर्वाचीन का उचित विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल आप बताइए। नवीन होगा, प्राचीन होगा, आदिकालीन होगा, या पाषाणकालीन होगा? तो अभी आपको समझ ही आ गया होगा, आपने ये पहले भी पढ़ा है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है, बताइए। हम्म बिल्कुल सही सही, प्राचीन है। ठीक है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। तो विलोम शब्द के लिए भी हमने बोला था कि एक दो जो हमारे डेली यूज में या हमने कभी सुने होते हैं वो तो हमें याद रहते हैं, बट कुछ कुछ इनके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। जो सिनोनियम है, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं, सारे कुछ आप पढ़ लीजिए, बस एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जैसे अभी आपको बताया था वैसे ही इसमें भी फॉलो करना है। जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बिल्कुल आपको देख के पता चल गया होगा, जमीन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें सारे ही सारे स्त्रीलिंग के बना दिए हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाह, सार, रूप, आय। बताइए। बिल्कुल सही आपने बताया हो इसका आंसर। बिल्कुल, आय जो है स्त्रीलिंग है। वर्ड का आप बोल के देख लीजिए, आपको एकदम याद आ जाएगा। अब देखिए, इसमें भी आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द। नवीन है, अहिंसा है, अंतरी है, या अपरिग्रह है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी शब्द जो हैं शेष पुल्लिंग है। ठीक है। तो इसमें काफी सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आपको क्वेश्चन कवर हो गए हैं, थोड़ा सा आइडिया भी हो रहा होगा। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होगा? मतलब इसका बहुवचन क्या होगा आपको बताना है। पति शब्द का बहुवचन क्या होता है? पतियों होता है, या फिर पतियों होता है, या फिर पति होता है, या पतिये होता है? बताइए। पति होता है पति शब्द का बहुवचन। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदैव का विलोम शब्द क्या है?
विरत, विरद, विरज, विरल। बताइए क्या होता है सदैव का विलोम शब्द? बिल्कुल सही, विरद है। ठीक है, सदैव का विलोम शब्द विरद होता है। विरल का विलोम सॉरी विरल का विलोम शब्द क्या है? सघन या घना होता है। और विरत का निरत होता है और विरज का रज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा देखने, अगर आपने नहीं देखा, बाकी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? बताना है आपको। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चक्रपाणि, केशव, दामोदर, मुक्त पुरुष, आपको बताना है कि नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल सही, मुक्त पुरुष नहीं है। चक्रपाणि, केशव, दामोदर, ये क्या है? ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि तपस्वी, महात्मा, मनीषी व मुक्त पुरुष क्या है? संत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पक्षी का पर्यायवाची बहुत ही इजी है, 1 सेकंड में आपको आंसर पता चल रहा होगा। पक्षी का पर्यायवाची ना तो भूधर है, ना ही मीन है, ना ही वृंत है, विहग है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प है, विकल्प जो है कौन सा सही है, कौन सा काल है। ठीक है, अब आप बताएंगे। ठीक, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल है, आसन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है, आपको बताना है। हाँ, बिल्कुल सही, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल है इसका आंसर। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में तो होती है, परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, जैसा कि आपको वाक्य में पता चल रहा है कि दीपा ने पानी तो दिया था, दे रही थी, पर कब समाप्त किया ये नहीं पता चल रहा, इसीलिए इसको अपूर्ण भूतकाल बोला गया है। देखिए, एक क्वेश्चन और बचा है बस। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो बताना पड़ेगा भाई अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा है, आपको पता भी होगा अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तरंग नहीं है। ठीक है, तुरंग होता है बट तरंग नहीं। तरंग लहर का पर्यायवाची शब्द है, बट तुरंग अगर आ जाता तो वो अश्व का पर्यायवाची शब्द होता। ठीक है, घोटा, घोड़ा, सैंधव, ये सब अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा जो ये वीडियो है, जिसमें हमने अभी 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के पूरे मिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने किया है। ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उनको थोड़ा बेस बनाया है, देखा है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिए, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी फर्स्ट पार्ट में कुछ हिंदी वगैरह ऐसे आता है, देखे हैं कुछ क्वेश्चन, तो कुछ इसी तरीके के हैं जैसा बच्चों से अभी बात करके जान पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिल रहे हैं नए अध्याय के साथ बहुत ही जल्दी, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और इतना पढ़िए कि इस बार केवीएस को पार करके ही आइए। बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।